अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज कई दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और आज के मेरे जो मेहमान हैं, मेरे पुराने दोस्त वसीम कुकरू साहब हैं, जो इस वक्त एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के हिस्से से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज श्रीनगर में, जो एक प्राइवेट क्लिनिक का एकेडमिक रिसर्च सेंटर है उन लोगों का। जो वसीम साहब जो है, उन्होंने हमारे साथ ही बायोटेक्नोलॉजी का सफ़र शुरू किया था। बाद में उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को खैरबाद कहा। तो ये ट्रांजिशन क्यों हुई और करंटली वो लोग किस किस्म का काम करते हैं अपने इस सेंटर में, ये सब कुछ हम वसीम साहब की ज़बानी ही जानते हैं। तो आइए सीधे वसीम साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। जज साहब, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया हमें इस वीडियो मीटिंग के लिए दावत देने का। बड़ा बड़ा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। मैं क्योंकि तो चाहता था काफ़ी दिनों से, लेकिन मसरूफियात की वजह से, क्योंकि हम लोगों की मतलब इंटरनेट की वजह से या वाकई वजूहत की वजह से पिछले 2-3 महीनों से ये मैच नहीं हो पाया था। अभी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जी जी। वसीम, आप एक चीज़ करें कि सबसे पहले आप ऑडियंस को खुद को इंट्रोड्यूस करें। मैं तो आपको पर्सनल लेवल पे जानता हूँ, वो जानना चाहते हैं कि वसीम साहब करते क्या है और इस वक्त मतलब इनका क्या बेसिक एम है। जी, मेरा नाम वसीम रशीद ककरूक है। मैं इस वक्त एज चाइल्ड एंड एडोलसेंट थेरेपिस्ट कह सकते हैं, चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं। यहाँ पे जो इम्हेंस है, जिसको हम मेंटल हॉस्पिटल कहते हैं, इसके एक चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्रिक के एक प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, जिस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं यहाँ पे चाइल्ड गाइडेंस एंड वेलबींग सेंटर के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है, एक लाइक इट्स अ कोलैबोरेशन ऑफ इम्हेंस एंड यूनिसेफ. It is funded by UNICEF and but administered and run by Imhans administration. तो एक तो ये, इसी तरीके से लाइक आई हैव माय ओन प्राइवेट फैसिलिटी, प्राइवेट क्लिनिकल फैसिलिटी, एंड आई वर्क देयर एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राइट नाउ. आई हैव डन माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम इग्नो, एंड उसके बाद फिर मैं जो है एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के लिए यहाँ मेरा एडमिशन हुआ था 2017 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के थ्रू. उससे पहले मेरा बायोटेक्नोलॉजी के साथ एक काफ़ी अरसे तक एक ताल्लुक रखा मैंने। जो है 2007 में मैंने बायोटेक्नोलॉजी जो है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी ज्वाइन किया, और 2009 में मैंने अपना बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कंप्लीट किया, पीजी किया कंप्लीट. उसके बाद 2010 में मेरा एडमिशन हुआ था पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए, प्लांट प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में. और फिर जाते-जाते उस दौरान एक पेपर भी पब्लिश हुआ, लेकिन 2013 तक पहुँचते-पहुँचते सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, और सेहत की बिगड़ने की वजह से आई ट्राइड टू रिटेन द रजिस्ट्रेशन ऑफ माय पीएचडी एंड ट्राई टू maybe have co-guide at Kashmir University, but because of certain reasons I could not do it. I could not continue my PhD in biotechnology, plant biotechnology, and because of that, उसकी वजह से क्या हुआ कि 2013 के एंड तक 2013 मिड 2013 तक पहुंचते लाइक इट हैड बिकम नाउ क्वाइट अपरेंट कि आई हैव टू से गुड बाय टू बायोटेक्नोलॉजी once for all, Which was forever. actually again sad thing because I know you as a good biotechnologist कि मुझे पता है कि आप कुछ गिने चुने लड़कों में से थे जिन्होंने मतलब उस वक्त तमाम इंडिया के एटलीस्ट जो भी टॉप इंस्टीट्यूट थे वहां पे आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे थे, तो आप एक पोटेंशियल और कैंडिडेट थे। जी जी, उस दौरान मेरा नेट भी क्वालिफाई हुआ था, जेके सेट भी क्वालिफाई हुआ था, आईसीएमआर जीआरएफ भी क्वालिफाई हुआ था, और गेट भी क्वालिफाई हुआ था बायोटेक्नोलॉजी में. अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज डूइंग गुड विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हाट बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट, एंड आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट टू हैव स्पेस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था. Despite having all these credentials in my name in the field of biotechnology, so I would not say कि मैं ये सभी कोई और नहीं कर सकता है, सिर्फ मैंने किया था, लेकिन ये है कि it shows that I was interested in biotechnology. All these credentials, NET, SET, ICMR, GRF और GATE, इनका करना, that means I was interested, I had put efforts, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था. जब जी जी मेरा जी, जी, जब मैं मेरा यहाँ बायोटेक्नोलॉजी
मैं यहाँ पे उसी चीज पे आने वाला था कि जैसे कि आप कह रहे थे, या हम एक, मुझे पर्सनली पता है कि वसीम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के सर्कल से देखें। लेकिन जब आपने बायोटेक्नोलॉजी छोड़ी, तो ये ट्रांजिशन आपकी क्यों हुई? यहाँ मतलब अगर हम देखें कि आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट काम करें, या क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ जब आप चले गए, तो यही क्यों चूज किया आपने? रीजन क्या था? एक्चुअली इसी की तरफ मैं भी आ रहा था। एक्चुअली जब मेरा मतलब मिड 2013 तक एक कनेक्शन अब टूट गया था, आई हैड टू से गुड बाय टू बायोटेक्नोलॉजी फॉर एवर। तो इट वाज नॉट एन इजी थिंग to unhook myself from that field, because it was my aspiration since the college days that one day I'll even, मैं आपको ये जरूर कहना यहाँ पे चाहूंगा कि मेरी मतलब ना मेरी चाहत कितनी थी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी के साथ, कि मेरा ग्रेजुएशन में प्लेन मेडिकल था, लाइक zoology, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बॉटनी और बॉटनी। इंग्लिश। जी जी। लेकिन उस दौरान मैंने इतना जो है बायोकेमिस्ट्री में मेरा इतना इंटरेस्ट बढ़ गया था कि मैंने उसको जो है मैंने उसको समझने के लिए लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया था ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज, जबकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि मतलब बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु हैड दीज zoology botany as subjects, they did not know what biochemistry is about। लेकिन क्या हुआ कि मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और फिर मैं कॉलेज डेज के दौरान मैंने लहंगर पढ़ना शुरू किया। मेरे ब्रदर इरफान साहब, जो मेरे बड़े ब्रदर हैं, उनने भी काफी इंस्पायर किया, और फिर उनके फ्रेंड एक शाहिन साहब है, उन्होंने भी काफी ज्यादा इंस्पायर किया बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए। सो मच सो दैट कि फिर जब कश्मीर यूनिवर्सिटी में जब मतलब ना अप्लाई किया बायोकेमिस्ट्री के लिए भी, बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी, और भी शायद केमिस्ट्री के लिए, तो उनमें से बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में मेरी सिलेक्शन हुई थी। लेकिन बायोकेमिस्ट्री में आई हैड fourth position in the entrance exams, despite the fact that I had no background in terms of because I did not have biochemistry as one of the subjects during my college days। So कहने का मतलब ये है कि I was very much interested in doing something about biochemistry or biotechnology। लेकिन जब ये कनेक्शन टूट गया because of what happened, because of my ill health, जब ये कनेक्शन टूट गया बायोटेक्नोलॉजी के साथ 2013 में, 2013 मार्च अप्रैल तक मुझे पूरा पता चला था कि नाउ आई कैन नॉट गो फॉरवर्ड विद दिस थिंग। तो इट बेसिकली sent me into I would say now as a clinician, I would say mild depression, mild to moderate depression. I went into mild to moderate depression at that time because it was not easy. It was not easy for me to see the whole career crumbling down before my eyes. So because of that, वो जो shock जैसा मुझे मिला कि that I cannot now continue this thing that I had always aspired for। तो उस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका काफी हद तक। उसकी वजह से क्या हो गया कि आई वाज डिप्रेस्ड एट दैट टाइम इन 2013 एंड आई स्टार्टेड आफ्टर सम टाइम like for next few months I was completely like in that state where I would do nothing other than just be in bed and like maybe thinking about the life कि क्या हो गया लाइफ के साथ, क्या सब सो रहे में certain or like I was angry at myself, I was angry at God, I was angry at the circumstances, obviously because of whatever had happened. So in the meanwhile, I started basically reading the books. I started reading the books to see how people in such desperate times have come out of their misery. Basically, in a way, I started helping myself, self-help, जिसको हम कहते हैं हमारी लैंग्वेज में सेल्फ हेल्प कहते हैं। So if you do not, if you are not able to connect well to some clinician or some psychologist or some other such mental health professional, psychiatrist, so sometimes helping yourself through reading the stuff, through watching the stuff can help also। like तो मैंने motivational things। एग्जैक्ट लेकिन कई बार ऐसी बुक्स भी हम पढ़ लेते हैं जो जिनको हम पॉप साइकोलॉजी की बुक्स कहते हैं, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, सच काइंड ऑफ स्टफ। दैट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज I could not continue my PhD, that was a reality। So
that means I cannot do anything and everything. That's not possible basically. So I had to look at my life through the eyes of those people who had endured these bad times. देखिए दो दो चीजें होती हैं, एक होता है वो जो सिर्फ बोलता है लेकिन उसने कभी सहा नहीं होता इन चीजों को, वो कोई भी Yes, बोल सकता कٲشِر पٲٹھۍ वَنان چھِ مطلب اگر بہٕ ژےٚ تۄہہِ کٲشُر ایگزامپل اکھ دِمو ییٚتنَس دَپان ییٚلہِ نفر اکھ کُلہِ پٮ۪ٹھ ؤسۍ پیوٚو تِم دوٚپ مےٚ تُل سُے تھوٚد یُس ؤسۍ پیوٚمُت آسہِ تِکیازِ he knows exactly where it pains. है where it pinches basically. उसको पता होती है कि क्या हुआ है, and you connect well to such people if you read about Yeah. somebody who has endured these bad times. You connect well to these people because you see yourself in the same state at that time. Yeah. And it helps basically. तो इस चीज तक पहुंचते पहुंचते I stumbled upon a book basically, I would say, जिसका नाम था Man's Search for Meaning. Man's Search for Meaning has been written by Viktor Frankl. Viktor Frankl was a Holocaust survivor and he was a psychiatrist at the same time. Fine. Okay. तो वो जो concentration camps थे, Auschwitz का जो concentration camp था वहाँ पे वो बंद था, वो अपनी हालात बयान करता है उस बुक में कि मतलब मेरे लिए हर दिन जीना जो है वो बहुत मुश्किल था, because you never know कि मतलब irrespective of doctor हो, आप scientist हो, आप क्या हो, for them you were a Jew. अगर हम इस theory को देखें, for example, when they were killed, for example, and massacred and sent to gas chambers, for them you were just a fuel to the gas chamber. It was for them, there was no discrimination between a psychiatrist or somebody else. So जैसे एक आम इंसान के लिए लाइफ अनसर्टन बन चुकी थी उस कैंप में, उसी तरीके से विक्टर फ्रैंकल के लिए भी लाइफ अनसर्टन बन चुकी थी. So he did not have any idea of कि मतलब whether he will be able to live the next moment or not. No. So वो अपनी उस बुक में जिसको हम कहते हैं Man's Search for Meaning, वो उसमें ये लिखता है कि how he could endure those bad times. What was his strength basically? He saw other people losing their hope. His own जो उसके अपने साथी थे, they lost their hope, and some of them committed suicide before going to the gas chambers. Okay? Some people died of illnesses that they could have endured, but because of that stress, they could not endure the onslaught of even very mild or very such illnesses that they could have endured well, but they could not endure them because of the huge stress they were facing in those concentration camps. So basically, what made him to endure that condition, basically, I was very interested to know that, because I was in a way again going through my own baggage of bad things basically at that time. So I started reading this Man's Search for Meaning, and I kept on reading it more and more, and then I stumbled upon this beautiful idea when he says that between what happens, the circumstances, and your reaction to the circumstances is that window, is that gap wherein lies your freedom basically. That means if you are able to kind of regulate your reaction to the circumstances, then circumstances will not have much effect on your psyche. And if you are able to, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिएक्ट नहीं करते हैं, आप प्रो एक्ट करते हैं उन सिचुएशंस जहाँ पे आप बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन है, बहुत ही खराब सिचुएशन है, लेकिन आप प्रो एक्ट करते हैं, आप सोचते हैं, समझते हैं कि मुझे कैसे इसको डील करना चाहिए, आप रिएक्ट नहीं करते हैं, आप रिएक्शनरी नहीं बन जाते हैं, तो चांसेस हैं कि your quality of life will be better than the rest of the people, because they will react to the circumstances and circumstances will become more powerful over them. The circumstances will become overwhelming for them, and then they may succumb to any illness. They may succumb to mental illness. They can succumb to physical illness, and that's how their life can become more problematic. So, जब मैं ये पढ़ रहा था, तो पढ़ते-पढ़ते it started bringing my interest in basically in this field. I started to read more books. I started to watch movies. I would watch one movie and दूसरी movie download पर होती थी मेरी basically, क्योंकि
now I had decided कि मुझे I had to fill my mind either by depression or by something else. It was a struggle between depression and something else, because depression had already started to invade my brain basically. So I had to kick it out by something else. So I started inviting opposite forces. I started inviting Viktor Frankl's thoughts in my mind. I started watching biopics. लोगों की biopics मैंने watch करना शुरू की, to know though biopics are not very factual but somehow like related to truth. Grain of truth कहीं ना कहीं biopics में होता है compared to some fictional movie. So मैंने movies देखना शुरू की, जैसे for example नेल्सन मंडेला पर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फॉर एग्जांपल. इसी तरीके से in front of classroom, a story about a person with tic disorder and how he endured that limitation, and how he was rejected 25 times before he could become a teacher in America, and how he became the best teacher of the year in the very same year when he was selected for this teacher job. So इसी तरीके से कई सारी मूवीज मैं देख रहा, जैसे बॉलीवुड की भी कई सारी मूवीज देखी, हॉलीवुड की भी कई सारी मूवीज देखी, लेकिन मोर स्पेसिफिकली I chose biopics because biopics started giving me ideas of how to endure basically the tough times. Like biopics started giving you ideas and like kind of inspirations to go ahead. Exactly. Malab, they started giving me ideas about what attitude should I have in these times, so that I come out of it. Basically, I come Okay. out of this whole misery basically that life has thrown in my way basically. Okay. तो इसी इन्हीं चीजों को के साथ जब मैं बार बार इनके साथ एक्सपोज होता रहा, तो I became more interested in studying psychology, the psychology of human brain, the social psychology, and how society influences you. Because मैं आपको बता दूंगा, एक स्टेज वो वहाँ पे था, वहाँ तक जब मैं मतलब ना 2013 तक जब मैं कभी घर आ जाता था, तो लोग क्योंकि मैं ओकेजनली घर आता था, तो लोग पूछते थे बेटा वन का स्विच दोबारा, and I would have answers to them कि मैं उसको Allah do gasun, मैं उसको वही दो gasun, मैं उसको रेत gasun. But now I did not have any answers because I did not know अब मुझे क्या करना है अपनी लाइफ के साथ. To be frank enough, I did not know मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या करना है. Uncertainty was like all over there. You were not sure like what's going on. Yes, I wasn't sure about कि मतलब what I will do with my life now. लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि अब मैंने सोशल साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस योर बिहेवियर. कि मतलब मैं जब अब घर से निकलता था नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, बहुत सलाम फेरन तो बहुत जल्दी वहां वापस, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू फेस People. that was very hard for me to face people with those questions basically. Fine. उससे पहले अगर फॉर एग्जांपल मैं आता था घर, तो मैं बड़ी शान के साथ जाता था मोहल्ले में लोगों को मिलने, बिकॉज आई न्यू कि अगर मुझे कोई पूछता है कि अब क्या कर रहे हो, कहाँ कब जा रहे हो, आई हैड आंसर्स एट दैट टाइम. बट नाउ आई डिड नॉट हैव एनी आंसर टू दीज क्वेश्चंस. सो आई स्टार्टेड isolating myself away from people. I started avoiding people, not because I did not want to be in the society, but because I did not have any answers to these questions. So this reading psychology started giving me more ideas why people do that, why they become more interested in other people's miseries, and how to deal with such things basically, and how to keep your sanity intact basically. So all of it started pushing me more and more towards psychology. And in 2014 January, I broke this news to my family that I'm going to say goodbye to biotechnology now, and I'm going to join psychology as my future course of my field or whatever the profession. So I'm not interested in biotechnology anymore, and I have to start a new journey in a completely different direction, जिसका मुझे ABC भी नहीं पता था. लेकिन the only thing that I had about psychology was my interest.
I was very interested about psychology because of my life circumstances. I became interested in psychology, reading about human behavior, reading about miseries and how people can endure these miseries. और उसकी वजह से क्या हुआ कि in January 2014 I joined psychology, PG psychology through IGNOU. उसमें भी एक मसला ये रहा कि IGNOU के थ्रू क्यों करना पड़ा मुझे, because Kashmir University would not allow me to write the exams for PG because I did not have arts subjects. I did not have BA. So या तो मुझे फिर वो एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता, उसके लिए भी पूरा 1 साल चाहिए था, और I was not in that condition. Or I was not in that condition to move out of state because my health did not permit me to move out of state at that time. So I was not in that condition to move out of state to pursue MSc psychology somewhere else. MSc psychology होता है इंडिया में, वहाँ उसके लिए आपको जो है PG ये ना बैचलर्स नहीं चाहिए आपको आर्ट्स में, उसमें आप अगर आपका साइंस में बैचलर्स है you can do MSc in psychology, but because of my ill health I was not that's fine. मैं आपको यहाँ पे अगर पूछ लूंगा कि जैसे ही आपने ट्रांजिशन किया, जिसको हम कहेंगे all is well which ends well, तो आपने मतलब साइकोलॉजी में पीजी करके फिर एमफिल किया, उसके बाद आप एक प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बने। अगर मैं रिकॉल करूँ आपका रिसेंट एक मैंने फेसबुक पोस्ट देखा था, ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था तो उस दिन शायद रिसेंटली ही जब नई 2020 की एजुकेशन रेगुलेशंस आ गई जिसमें आपने वो एक स्नैपशॉट भी लगाया था कि नहीं एमफिल जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी का एबॉलिश नहीं किया गया। इस वक्त आप एक प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, मतलब जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहा है जो आपने खुद देखे थे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब सादे अल्फाज में पूछूं कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या फर्क है, और अगेन जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वहां पे होगा और एक काउंसलर में क्या डिफरेंस पड़ेगी, लोग कैसे इस चीज की डिफरेंस को मतलब डिफरेंशिएट करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है आपस में? बहुत सही सवाल आपने पूछा है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कश्मीरी लोगों में, हमारी पॉपुलेशन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है अबाउट ऑल दीज प्रोफेशंस। जो के तौर पर एक आपको मैं बता दूंगा कि रिसेंटली एक बंदे के साथ बात हुई थी, और जब मैंने उनको बताया कि आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो वो थोड़ा डिस्क्राइब भी किया कि क्या होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कौन होता है, इसकी डिग्रीज क्या होती हैं, बैकग्राउंड क्या होता है। तो ही सेड कि मुझे पता थी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक साइकियाट्रिस्ट होता है हु कैन नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन। जबकि ये बहुत ही मतलब एक गलत आइडिया है अबाउट दीज टू फील्ड्स। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि साइकियाट्रिस्ट जो होता है, साइकियाट्रिस्ट एक एमडी होता है साइकियाट्री में, इसने एमबीबीएस किया होता है पहले, उसके बाद ये एमडी करता है साइकियाट्री एज ए स्पेशलाइजेशन, ठीक, पीजी करता है ये साइकियाट्री में, इसी को हम साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए अगर हम आरसीए यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है जो हमें लाइसेंस प्रोवाइड करती है टू वर्क एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अगर इस बॉडी की रेगुलेशंस के हिसाब से चलें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको जो है एमफिल करना पड़ता है। इट इज बेसिकली 2 year स्टिपुलेटेड 2 year कोर्स, जैसे पीजी का एक कोर्स होता है 2 साल का, इसी तरीके से एमफिल का एक एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक स्टिपुलेटेड 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको स्ट्रीनस काम करना पड़ता है, बड़ा साइकियाट्रिस्ट के साथ शाना बशाना रहकर आपको केस को समझना पड़ता है। 2 साल के दौरान आपको आईक्यू टेस्ट करने पड़ते हैं, पर्सनालिटी असेसमेंट्स करने पड़ते हैं, और इसी तरीके से बाकी और सारे कई टेस्ट करने पड़ते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और फिर टाइम टाइम से उनको डिस्कस करना पड़ता है अपनी टीम के साथ, साइकियाट्रिस्ट के साथ। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको एक लाइसेंस मिलता है टू वर्क एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आप इस दौरान मुख्तलिफ इलनेसेस को समझते हैं, उनकी वेरिएबल्स को समझने की कोशिश करते हैं, आपके पास पेशेंट भी होता है, उसकी केस स्टडी करनी पड़ती है बाज़ाब्ता, और आपको मतलब ना आपका एक डिसर्टेशन भी रहता है इस एमफिल के दौरान, जैसे एकेडमिक एमफिल के दौरान डिसर्टेशन होता है, इस
क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी प्रोफेशनल एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है, इसमें भी आपको डेजर्टेशन रहता है। लेकिन इसमें डेजर्टेशन, जैसे पीजी में डेजर्टेशन एक पार्ट होता है पूरे कोर्स का, इसी तरीके से इसमें भी डेजर्टेशन एक पार्ट होता है, इट्स नॉट द होल थिंग। लेकिन जो एकेडमिक एमफिल है जो हम यूनिवर्सिटीज में करते थे, अब तो एब्रोगेट हुआ है, मतलब खत्म, स्क्रैप हुआ है, वहां पे डेजर्टेशन वुड बी द मेन थिंग। डेजर्टेशन आपने सबमिट की, आपका एमफिल कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ पे डेजर्टेशन इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द होल थिंग। अगर मैं मैं आपको कहूंगा यही 20-30%। यहाँ पे आपको अगर मैं वापस क्वेश्चन पे ले आऊँ ना, कि जैसे आपने डेजिटेशन की एप्पल में या एप्पल का कोर्स हो गया, तो दैट्स ओके, लेकिन एक आम बंदा जो है ना, जी वो एक साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में कैसे डिफरेंस करेगा? जी जी, मैं आपको बता दूंगा, ये चीज इंपॉर्टेंट समझना है। साइकाट्रिस्ट का काम यूजुअली जो है मेडिसिनल पार्ट यानी फार्माकोथेरेपी जो है उस पर उसका होल्ड होता है ज्यादातर। साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट पर भी होल्ड होता है, लेकिन क्योंकि उसने उतना उस चीज को पीजी के दौरान नहीं पढ़ा होता है, बिकॉज उसका मेन डोमेन जो है द मेडिकल पार्ट होता है, मेन डोमेन उसका मेडिसिन होता है। लेकिन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मेन डोमेन मेडिसिन नहीं होता है, उसका मेन डोमेन साइकोथेरेपी होता है। वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को समझता है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द केस वो देखता है कि मुझे अब कौन सी थेरेपी इस पर यूज करनी है। इज इट लाइक, CBT अगर मैं आपको सादे अल्फाज में पूछूं, इज इट लाइक कि जिस तरह से सपोज एक साइकियाट्रिस्ट है, उसने किसी पेशेंट को देखा, उसने उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए, जी जी तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसको फॉलो अप करेगा, उसको उस चीज से उभरने के लिए। जी जी कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि अगर जैसे हम लोग ड्रग के प्रोस्पेक्टिव से उसको समझते हैं कि आपने पर्टिकुलर किसी रिसेप्टर को तब तक स्टिमुलेट किया, बाकी चीज किया, once it is gone, its effect is gone. अगर इस वन अच्छे कस्टमर लैंग्वेज में कि दोस्त किसी कल दवा फुल टॉयलेट तिकैज सु बहन गंट कर असर, अगर अस पेशेंट अमि नेबर छन कड़ान, सही। then what is the remedy? Okay, is it like you guys are kind of following up जो उसको धीरे धीरे मेडिसिन से फ्री कर दी? जी जी, अदरवाइज दे डोंट, मतलब अदरवाइज जैसे आप कह रहे थे कि किसी ने जो बोला कि आई थॉट दैट यू गाइस आर psychologists who can't prescribe the medicines. Psychiatrists who Sorry, cannot prescribe. Yeah, psychiatrists who Who can't cannot like prescribe medicines. prescribe medicine. Right. लेकिन Not अगर psychiatrists who cannot prescribe medicines. We have our own domain basically. We have our own domain. We are not psychiatrists who cannot prescribe medicine. We have our own domain, our separate. We work in a team basically. अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें इस कॉन्सेप्ट को, we have to work as a team basically, जिसमें साइकियाट्रिस्ट भी होता है। अगर आप देखेंगे साइकियाट्रिस्ट भी इसमें होना चाहिए, इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, इसमें साइकियाट्रिक सोशल वर्कर भी होना चाहिए, इसमें साइकियाट्रिक नर्स भी होनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ऐसी जगहों को देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल निमहांस है, बेंगलोर में जो निमहांस है एक बहुत बड़ा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे आप देखेंगे एक टीम काम करती है एक पेशेंट के लिए, एक पेशेंट के वेलफेयर के लिए। उसमें साइकियाट्रिस्ट भी होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी होता है, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर भी होता है, साइकियाट्रिक नर्स भी होती है। ये सब काम करते हैं एक केस को अंडरस्टैंड करने में कि इसको कैसे ठीक किया जाए, इसको कैसे फंक्शनल बनाया जाए, बैक टू ट्रैक लाया जाए। ठीक, साइकियाट्रिस्ट का रोल होता है प्रिस्क्राइब मेडिसिन और देखना कि टू वर्क अलोंग विद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और उसको अपने हिसाब से एक इंसाइट देना कि मुझे क्या समझ। इन अदर वर्ड्स डू यू मीन लाइक अगर कोई सीवियर केस है जिसको मेडिसिन के बगैर कोई चारा नहीं है तो उसको साइकियाट्रिस्ट देखेगा, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में कोई डिप्रेशन में है, उसकी तरफ आ रहा हूँ। जी जी, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। अब देख लीजिए कि ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है ये अपने हिसाब से इस केस को स्टडी करेगा, जिसको ऑलरेडी साइकियाट्रिस्ट ने स्टडी किया था, वो अपने हिसाब से स्टडी करेगा, बाज़ाब्ता अपना एक जो है केस फॉर्मुलेट करेगा अपने हिसाब से, और उसके बाद अपना एक ट्रीटमेंट प्लान प्रिपेयर करेगा बेस्ड ऑन मेनी टेस्ट। केस फॉर्मुलेट करने के बाद केस फॉर्मुलेट करते हुए उसको जो है कई सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, उसको मे बी पर्सनैलिटी असेसमेंट करना पड़े इस केस में, उसको डिप्रेशन की सिविरिटी देखनी पड़े मिसाल के तौर पर,
उसकी एंजाइटी की फॉर एग्जांपल सिविरिटी देखनी पड़े, उसको ये देखना पड़े कि इसके बायोसाइको सोशल वेरिएबल्स क्या हैं जिसकी वजह से ये एक डिप्रेस्ड बंदा सामने है मेरे, यानी कि बायोलॉजिकल वेरिएबल्स क्या हैं, इसके साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स क्या हैं, इसके सोशोलॉजिकल वेरिएबल्स क्या हैं जिनकी वजह से इस बंदे में डिप्रेशन पैदा हुआ है। उसके बाद वो एक बाकायदा एक ट्रीटमेंट प्लान अपना क्रिएट करेगा, उसको मेडिसिन नहीं देने हैं उसको, लेकिन अपना एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना है बाकायदा तौर पर। उसको देखना है कि इस केस में किन किन चीजों पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसने टेस्ट ऑलरेडी किए होंगे अपने हिसाब से, जो पेपर पेंसिल टेस्ट हमारे रहते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट रहते हैं। आपने रोरशाक का नाम सुना होगा शायद, कई बार मूवीज में दिखाया जाता है, ड्रामाटाइज किया जाता है इन टेस्ट को। तो लेकिन we may have to do those tests and it may take sometimes it may take for us weeks together before we come to the conceptualization कि इसकी लाइफ में डिप्रेशन कैसे पैदा हुआ। इतना आसान नहीं होता है एक इंसान को ट्रीट करना जो डिप्रेशन में होगा, और वो भी जिसको सिविरिटी लेवल मॉडरेट से जो है आगे चली गई हो, यानी मॉडरेट से सीवियर। कहना चाहते हो कि जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो पहले आपको यू हैव टू मेक श्योर कि जिस तरह हमारे सोसाइटी में स्टिग्मा है कि अगर कोई बंदा मेंटल डिप्रेशन का शिकार है, ये पागल है, अगर ये किसी के पास जाएगा, तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई आपके साथ जो कुछ ये नॉर्मल है। कई सारे बंदों के साथ ऐसा चल रहा था जो बिल्कुल रिकवर हुए हैं नॉर्मली, इसमें कोई ऐसी मतलब स्टिग्मा वाली बात नहीं है। तो उस चीज के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, उसको केस स्टडी करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए स्टडी करना पड़ता है। अब देख लीजिए एक काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में क्या फर्क है। काउंसलर को जो वो ट्रेनिंग नहीं हुई होती है जो एमफिल लेवल पर हो सकती थी, हॉस्पिटल बेस्ड एक्सपोजर होता, वो नहीं होता है। उसके पास पीजी होता है साइकोलॉजी में, उसने डिप्रेशन को सिर्फ बुक्स में पढ़ा होता है, उसने एक पेशेंट को क्लोजली नहीं समझा होता है, उसके बायोसाइको सोशल वेरिएबल्स को नहीं समझा होता है, या उसको बाकी टेस्ट की उतनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होती है। राइट? तो उसकी वजह से जब उसके पास एक बंदा जाएगा डिप्रेशन लेकर, और अगर बंदे का डिप्रेशन मॉडरेट से आगे होगा इन सिविरिटी, इन लेवल्स ऑफ सिविरिटी हम कहें, अगर उस बंदे का डिप्रेशन फॉर एग्जांपल मॉडरेट से आगे चला गया होगा, तो काउंसलर कैन नॉट डू मच। काउंसलर ज्यादा से ज्यादा टिप्स दे देगा उसको, आप सवेरे उठा करो, ये किया करो, वो किया करो, मतलब जो नॉर्मल बंदा भी देगा, बंदा भी देगा। लेकिन हो सकता है उसको चूंकि थोड़ी बहुत नॉलेज है, बिकॉज ही हैज डन और शी हैज डन मास्टर्स इन साइकोलॉजी, तो आम बंदे से शायद उसकी नॉलेज ज्यादा होगी अबाउट डिप्रेशन। एग्जैक्टली वो in those circumstances no I'm coming to the question. In those circumstances do you think कि मतलब एक काउंसलर इंडिपेंडेंटली एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पे काम कर सकता है जिस तरह से आप लोग करोगे? ना एज ए क्लिनिशियन आई वुड से कि वो एक ऐसे बंदे को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है जिसका डिप्रेशन फॉर एग्जांपल मॉडरेट लेवल से क्रॉस कर चुका है, क्योंकि अगर ये सिर्फ माइल्ड लेवल का डिप्रेशन है तो काउंसलर कैन हेल्प। लेकिन अगर एक काउंसलर विदाउट द सुपरविजन ऑफ ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करना शुरू करे ऐसी केसेस में, तो उसको पता भी नहीं होगी कि जब तक उसका डिप्रेशन सुसाइडल लेवल पर पहुंच गया होगा। क्योंकि देखिए मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि एक बंदे का डिप्रेशन दूसरे बंदे की डिप्रेशन से मिलता ही नहीं। मेनी अ टाइम्स एक बंदे का डिप्रेशन उसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से आ गया होगा, दूसरे कई बार ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन इज बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक कॉजेस, लाइक ऑर्गेनिक कॉजेस इन द सेंस कि ब्रेन में ही कहीं पे लीजन है, मिसाल के तौर पर ट्यूमर ही है। अभी काउंसलर को वो इंडिकेशंस नजर ही नहीं आएंगे कि शायद ट्यूमर की वजह से इसको डिप्रेशन है। वो उसको इलाज करता रहेगा, टिप्स देता रहेगा, और जब तक उसका ट्यूमर बढ़ जाएगा। लेकिन एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इन अदर वर्ड्स आप यहाँ पे ये कहना चाहते हो कि अगर कोई एज ए इंडिपेंडेंट क्लिनिक होल्ड करेगा, he should be at least having an MPhil or PhD in clinical psychology. Basic eligibility criteria, that too RCA registered MPhil, ये एकेडमिक एमफिल नहीं। इस पर एक और चीज आपको मुझे बतानी, अगर किसी बंदे ने एमफिल किया होगा या इवन पीएचडी किया होगा किसी क्लिनिकल टॉपिक में, साइकोलॉजी के किसी क्लिनिकल टॉपिक में, he is or she is still not eligible to work as a clinical psychologist। क्योंकि एक तो होता है किसी एक टॉपिक पर काम करना, मिसाल के तौर पर आपने डिप्रेशन पर काम किया, you may know much about depression for example, but you may not be able to deal with the practicalities of dealing with the depression. You may not be able to understand how to deal with OCD for example. तो इसीलिए ना ही काउंसलर एलिजिबल है अलग से काम करने के लिए,
ना ही एक वो बंदा जिसने एमफिल किया हुआ है साइकोलॉजी में या क्लिनिकल साइकोलॉजी के किसी टॉपिक में, या इवन पीएचडी किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी के किसी टॉपिक में, वो भी एलिजिबल नहीं है टू हैव to work independently as a clinical psychologist. Until and unless it is ये approved by as per RCI. RCI restriction, RCI regulations, Rehabilitation Okay. Council of India. ठीक? तो कहने का मतलब ये था कि जब किसी बंदे को डिप्रेशन आ गया मिसाल के ऊपर, और अगर मुझे एज ए क्लिनिशियन, एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुझे लगा कि नहीं, शायद मुझे लगता है ये डिप्रेशन जो है ये शायद ऑर्गेनिक है, यानी कहीं गड़बड़ ब्रेन के किसी पार्ट में है, तो आई मे गो फॉर न्यूरोसाइक असेसमेंट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट। उसके लिए अलग टेस्ट होते हैं हमारे पास, जिनकी वजह से हम रूल आउट कर पाते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जो फाइंडिंग्स आपको एमआरआई ने दी उस केस में, हूबहू वही फाइंडिंग्स लेकर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आ जाता है इंडिपेंडेंट, मतलब वो भी एग्जैक्टली वहीं पे स्पॉट करता है कि इसको फॉर एग्जांपल फ्रंटल लोब में गड़बड़ है, या फॉर एग्जांपल इसको टेम्पोरल लोब में गड़बड़ है, या इसको ऑक्सीपिटल लोब में गड़बड़ है। इसी तरीके से डिफरेंट 4 लोब्स जो हैं वो एग्जैक्टली आपको न्यूरोसाइक असेसमेंट करके स्पॉट कर सकता है कि भाई इसको यहाँ पे गड़बड़, जो कि एक काउंसलर नहीं कर सकता, जो कि एक ऐसा बंदा जिसने एमफिल किया होगा साइकोलॉजी में, प्लेन एमफिल, एकेडमिक एमफिल किया होगा या इवन पीएचडी किया होगा, ही और शी कैन नॉट स्पॉट। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, अगर हम यहाँ तक फर्क समझे ना, मतलब जैसे आपने ब्यूटीफुली यहाँ पे फर्क समझाया कि क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होता क्या है, साइकियाट्रिस्ट कौन है, या यहाँ पे काउंसलर कौन है, या एकेडमिक को उस एमफिल या पीएचडी में क्या फर्क है और कौन देख सकता है, और आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर हम देखें ना रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे दोनों का चाइल्डहुड या हर किसी के कश्मीर में एक कन्फ्लिक्ट जोन में हम सब लोग बड़े हैं, और जब हम बाहर निकलते हैं देखते हैं कि नहीं ये कितने आजाद है, ये किन चीजों से है कि कٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان شورٕ کیٛازِ چھِ دٮ۪ماغَس منٛز تمام کٲشرٮ۪ن بٔرِتھ آسان یِتھ پٲٹھۍ کَتھِ کَتھِ پٮ۪ٹھ شرارت کھسان، تَتھ چھِ واریاہ وجوہات آسان۔ بیٚیہِ چھِ گژھان کٲم، اسپیشلی آپ کام کرتے ہو ایز اے چائلڈ سائیکالوجسٹ، تو آپ دیکھتے ہو کہ وہاں پہ سائیک جو ہوتی ہے کہ جو بچوں کا کمپیرزن ہونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ صلاحیت دی ہوتی ہے، تو آپ کو क्या लगता है यूजुअली क्या होता है कि मतलब अगर कश्मीर में कोई बंदा थोड़ा अलग अलग थलग रहने लगता है, तो उसको कहते हैं कि भाई इसको किसी बुजुर्ग के पास ले जाओ, वो थोड़ी सी दुआ इसके लिए करेगा, दम करेगा, कुछ और करेगा, तो नजर वजर लग गई है। बट जहां तक हम लोग अब जो मॉडर्न डे में अभी साइकेट्री का, क्लिनिकल साइकोलॉजी का रोल आ रहा है, जो उभर के आ रहा है, उसमें लग रहा है कि नहीं लोगों को मतलब इस चीज से उजागर करने की जरूरत है, जहां पे उनको ये पता होना चाहिए कि हमें राइट बंदा कौन है इस गाइडेंस के लिए।